डोपामिन जब जब रिलीज होगा आपको तब तब प्लेजर फील होगा। सेक्स के बाद डोपामिन रिलीज हो सकता है। एनीथिंग दैट यू लव टू डू रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ डोपामिन इन योर बॉडी। नाउ द प्रॉब्लम इज, आप नोटिस करना, 2-3 रील्स देखने के बाद भी एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस लगता है, एक अच्छा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी डोपामिन रिलीज करता है। जो भी हमें प्लेजर दे रहा है, दिस इज ऑल ड्यू टू डोपामिन। तो ये जब डोपामिन रिपीटेड बेसिस पे ऐसा एक काम से हमारे शरीर में होता है जिस काम के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटना है और सिर्फ उंगलियों को चलाना, बॉडी को ये इंफॉर्मेशन पहुंचता है। ये एक तरीका है जिससे सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज हो सकता है। मेहनत कतई ही नहीं करना। पहले के जमाने में आपको पता है कि हमारे दादाजी वो बाहर के कुछ नहीं खाते थे और किसी और के हाथ के भी नहीं खाते थे। उसके पीछे का रीजन ये है, जिस इमोशन और एनर्जी से आप खाना बना रहे हो ना, खाना ऑल्सो अब्सॉर्ब डेली बेसिस में। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करके जब खाना खाए जा रहे हो, तब ग्रेजुअली वो इमोशन लेसनेस आपके अंदर इनकलकेट कर रहे हो। ये क्या रिजल्ट करता है पता है? आपका जो पेशेंस लेवल है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता रहता है और बहुत फ्रीक्वेंट आप आउटब्रस्ट करते हो। आप देखोगे आजकल के घर में ना, जितना फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे चीजों पे झगड़े हो रहे हैं, जित रेट्स आज डिवोर्स हो रहा है, वो पहले नहीं होते थे। अगर आप चाहते हो अपने जिंदगी को ठीक रखने के लिए, जिन चीजों से मजा आता है, फोर्सफुली उन चीजों से दूर हो। নমস্কার, নাদ দা কসমিক সাউন্ডের আরেকটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত। আর আজকে আমার স্টুডিওতে বসে রয়েছে আমার অতি পরিচিত কাছের বন্ধু ডক্টর সায়ন ভট্টাচার্য। নমস্কার, অনেক অনেক স্বাগত আমার স্টুডিওতে। কেমন আছো? থ্যাংক ইউ, একদম খুব ভালো। আজকে আমরা যেই টপিকটা চুজ করেছি, এই টপিকটা নিয়ে দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে এই টপিকটার উপরে কাজ করার জন্য। বেসিক্যালি এখন আমরা যে ডিজিটাল এরার মধ্যে বাস করছি, তার মধ্যে কোনো একটা জায়গায় আমাদের মেন্টাল হেলথ বোধহয় বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে, এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে, আমরা যেটা দেখতে পাই বেসিক্যালি বর্তমান সময়ের যে বাচ্চারা রয়েছে তারা ভীষণ রকমভাবে মোবাইল এডিক্টেড, এবং মা বাবারা হয়তো সারাক্ষণ চিন্তা করছে যে কিভাবে এই অ্যাডিকশন থেকে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা যায়। ইভেন মা বাবারাও অ্যাডিক্টেড, তারাও অ্যাডিক্টেড। আমরা হয়তো আজকাল অল্প কিছু যদি সময় পাই সারাক্ষণ মোবাইলে রিল স্ক্রল করার মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে থাকি। এবার তার ভালো খারাপ দিক কি রয়েছে আমরা জানি না, সেগুলোই বিষয়বস্তু হয়তো আজকে আমাদের এই পডকাস্টের মধ্যে উঠে আসবে। আমি যেই প্রশ্নটা দিয়ে আজকের পডকাস্টটা শুরু করতে চাইছি সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াটা আমাদের মেন্টাল হেলথের উপরে ঠিক কিভাবে এফেক্ট করছে? সোশ্যাল মিডিয়া না একটা ব্রডকাস্টিং জায়গা, রাইট? যেখানে আমরা আমাদের লাইফের ইভেন্টস গুলো ব্রডকাস্ট করি এবং সোসাইটি তাকে রিক্রিয়েশন হিসাবে দেখে। সোশ্যাল মিডিয়া ভালো, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যে সাইড এফেক্টটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে কি আমাদের হিউম্যান টু হিউম্যান যে কানেকশন, যে इंटरेक्शनটা, সেটা কমে যাচ্ছে। जैसे प्री सोशल मीडिया जो एरा है, उस पे क्या होता है कि आपके पास एक फ्री टाइम अगर होता है, उस टाइम पे आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन को चूज करते हैं। फिर आपके पास सोशल मीडिया आ गया। अब सोशल मीडिया में क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन आपके अंदर जितना डोपामिन रिलीज करवा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा सोशल मीडिया आपके डोपामिन रिलीज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, सोशल मीडिया में आप एक फेक लाइफ जी सकते हो, लोगों से हाइप मिल सकता है, एक फेक पॉपुलैरिटी आप दिखा सकते हो, एक फेक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट आप दिखा सकते हो, राइट? वो चीज नॉर्मल जो लाइफ है वहां से डिसबैलेंस, मतलब नॉर्मल लाइफ अगर आप किसी दोस्त के पास आप जाते हो ना, he will see you as you are, right? You cannot make it in a fake way, right? Attraction मिलने की वजह से, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के वजह से भी हम ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करके आज धीरे धीरे सोशल मीडिया में जा रहे हैं। Okay. और जब हम सोशल मीडिया में चले जाते हैं, धीरे धीरे उसका लत लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन एडिक्शन होता है, हमें और चीजों से इंटरेस्ट कम और सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ज्यादातर केस में हम देखेंगे कि जब हम फ्री टाइम में ऑफिस से आए हैं या कोई काम से निकले और घर पे आए हैं, हम लेट के सबसे पहले क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया को शुरू करते हैं। वहां से एक रील्स आ जाता होगा, वहां से एक के बाद एक रील हम कब स्क्रॉल कर रहे हैं वी इवन डोंट नो। अब ये कॉन्शियस पार्ट नहीं रहा, अब वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया और हम चले जा रहे हैं, और अचानक वी रियलाइज कि इट इज ऑलरेडी 2 hours 3 hours एंड सडनली वी रियलाइज एंड वी स्टार्ट डूइंग द डेली एक्टिविटी वर्क, राइट? तो दिस इज द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज किया जाए तो सोशल मीडिया एक स्ट्रेंथ है, एक बून है। लेकिन अगर सोशल मीडिया को सही से नहीं यूज करके उसके एडिक्शन में हम अटक जाएं, तो सोशल मीडिया हमारे सारे एनर्जीज, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन, सब कुछ को ड्रेन कर सकता है। डिजिटल टायर्डनेस और बर्नआउट,
ये कभी आपके लाइफ में आपने महसूस किया है? तो और इसका अगर महसूस किया है तो इससे आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है? बेसिकली बर्नआउट से हमें जो चीज़ समझ में आता है ना, वो है एक सॉर्ट ऑफ टायर्डनेस। राइट, ऐसा एक टाइम जहाँ हम मेंटल फटीग में होते हैं, ठीक है, ब्रेन फॉगिंग में चला जाता है, हम बहुत ज़्यादा डीपली सोच नहीं सकते, सब कुछ उस टाइम हम सुपरफिशियली जीना शुरू कर देते हैं। राइट, ये क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी चीज़ में रिपीटेड बेसिस में लंबे समय तक हम करते हैं, हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनाप्सेस में होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, और एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक ट्रांसमिशन जो नर्व के थ्रू, साइनाप्स के थ्रू होता है, वो स्लो हो जाता है, जिसके वजह से ये सारा चीज़ है। तो उस टाइम हमें चाहिए होता है रेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि ऐसे बार बार हमारे साथ क्यों हो रहा है आज के एरा में। बहुत सारे पॉइंट्स एक्चुअली। आज हम क्यों, ऐसे तो हम सबको ये पता है कि सोशल मीडिया और उन सब में फ़ोन पे एडिक्ट नहीं होना चाहिए, रील्स में एडिक्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, ये सबको पता है। और उसके बावजूद हर घर में वही चीज़ चल रहा है, और लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? दैट मीन्स नॉलेज का तो कोई अभाव नहीं है, सबको पता होते हुए भी वो, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझिए। पहले क्या होता था, ये न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होते थे, मम्मी पापा ऑफिस जाना और वो नहीं होता था। पहले घर पे चाचा चाची, नाना नानी, सब दादा दादी सब रहते थे, एक ह्यूमन रिलेशंस बनता था। आज के ज़माने में हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, हमारे पास घर आने के बाद खाना बनाना छोड़ के, घर को सेटल करने छोड़ के और कोई काम ही नहीं बचता। ठीक। दूसरा चीज़ है, आज का जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन एज है, चारों तरफ भरपूर इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो भी हम जब कल बाहर जाएंगे और 10 लोगों से मिलेंगे, वहां पे भी हम अपने आप को सुपीरियर नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए भी हम फोन पे आ जाते हैं, फोन ही हमारा सोर्स है। आजकल लोग टीवी नहीं देखते हैं, आजकल लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं, इवन बुक पढ़ना भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज नाउ डिजिटल। ठीक है, अब इस डिजिटल एक्टिविटी में प्रॉब्लम ये यहाँ आ रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट डिजिटल एक्टिविटीज हैं, उतना ही इजीली इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। नाउ पॉइंट इज, हमें वो डिस्ट्रैक्शन के लाइन नहीं समझ आता। जब हम एक रील्स देखना शुरू करते हैं, टेम्पररी हमें बहुत अच्छा लगता है। आप नोटिस करना कि कुछ बहुत आपका पसंदीदा खाना अगर आपको दिया जाए, आप उसे खाओ तो आपको अच्छा लगेगा। राइट, सेम अच्छा लगना 2-3 रील्स देखने के बाद भी एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस लगता है ना, एक अच्छा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी डोपामिन रिलीज करता है। एनीथिंग जो भी हमें प्लेजर दे रहा है, दिट इज ऑल ड्यू टू डोपामिन। तो ये जब डोपामिन रिपीटेड बेसिस पे ऐसा एक काम से हमारे शरीर में होता है, जिस काम के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटना है और सिर्फ उंगलियों को चलाना है। ठीक, तो ये बॉडी को ये इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि ये एक तरीका है जिससे सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज हो सकता है और मेहनत कतई ही नहीं करना। तो ग्रेजुअली बॉडी क्या करता है, डोपामिन के साथ एडिक्टेड हो जाता है। राइट, डोपामिन जब जब रिलीज होगा आपको तब तब प्लेजर फील होगा। ठीक है, सेक्स के बाद डोपामिन रिलीज हो सकता है, कोई अच्छा गाड़ी खरीदे आप, डोपामिन रिलीज हो सकता है। एनीथिंग दैट यू लव टू डू रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ डोपामिन इन योर बॉडी। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज, जब रिपीटेड बेसिस पे डोपामिन इजीली रिलीज होना शुरू होता है, तो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो डोपामिन से डिसेंसिटाइज होना शुरू होता है, क्योंकि रिसेप्टर में बार बार डोपामिन बैठ रहा है। तो जितना इंटेंसिटी से वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकता था, उतने इंटेंसिटी से अब नहीं कर पाता। ठीक, दूसरा चीज, इतना डोपामिन रिलीज होने के वजह से पहले ऐसे काम जो करने में मुझे मजा आता था, बॉडी उन काम में अब डोपामिन रिलीज ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन कामों में थोड़ा मेहनत होता था, बॉडी को एक इजी रास्ता मिल गया डोपामिन रिलीज करने का विदाउट मेहनत। तो जब बॉडी को इजी रास्ता मिल गया, तो बॉडी उसमें ही डोपामिन सिंथेसिस एंड रिलीज ज्यादा कराएंगे। तो पुराने ऐसे काम, जैसे मुझे बुक पढ़ने का शौक था सपोज, तो उसमें मुझे किताब खोलना था, मुझे पढ़ना होता था। राइट, अब मुझे उस बुक को पढ़ते हुए उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है। अब बात, किसी को खाना बनाने में मजा आता था, अब क्योंकि वो लत लग चुका है डोपामिन का इस तरफ, तो अब उसे डे टू डे एक्टिविटी जो प्रीवियसली प्लेजरेबल था, वो उसके लिए प्लेजरेबल
नहीं होगा ग्रेजुअल बेसिस पे। ये चीज लोगों को एक दिन में समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो अच्छा खासा स्क्रीन टाइम रखता है अपना, वो अगर घूम के पिछले 5 साल पहले का अपना लाइफ और उसके उस पल के इंटरेस्ट और आज का लाइफ और आज में उन चीजों के प्रति उसका इंटरेस्ट देखे, तो द इंटेंसिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन उन कामों में विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो यह है डोपामिन वाला पार्ट। इसमें बहुत सारे, अगर आप ऑनलाइन जाओगे, देयर आर डिफरेंट थेरेपीज नोन एज डोपामिन डिटॉक्स। हम डोपामिन को जब हम रिवर्स करते हैं तो डोपामिन को डिटॉक्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। बट द मेन पैथोलॉजी इज कि किसी इजी काम से जब जब ब्रेन को डोपामिन मिलेगा, बॉडी ग्रेजुअली उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और मेहनत करने वाले कामों से हम अपने आप को दूर ले जाएंगे। एक और हार्मोन है सीरोटोनिन, वो डेफिनेटली लत नहीं लगाता है, वो ही फील गुड हार्मोन है। अब ग्रेजुअल बेसिस पे देखा जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन चीजों से, जो काम आपको करने में मजा आता था पहले, वैसे काम आप नहीं कर रहे हैं, आपके ह्यूमन इंटरेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो सर्केडियम रिदम है, आपका मेलेटोनिन लेवल, आपके पीनियल ग्लैंड से निकले हुए सारे हार्मोनल, जो आपके शरीर में एक रिदम चलता है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जितने सारे हार्मोन्स का, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट नाइट तक आप फोन चला रहे हो, लेट नाइट आप सो रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए बॉडी क्या करता है, धीरे धीरे सीरोटोनिन लेवल को कम करता जाता है। सीरोटोनिन इज एन केमिकल जो हमारे मूड को मेंटेन करता है। जैसे हम अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कुछ डिप्रेशन में हम SSRIs देते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। वो क्या करता है कि सीरोटोनिन लेवल को हाई करता है बॉडी में। तो सीरोटोनिन हाई होगा तो जैसे डोपामिन फील गुड हार्मोन था, सीरोटोनिन मूड अपलिफ्ट करता है। ठीक है, जब आपका मूड ठीक रहेगा, आप डिप्रेस नहीं फील करोगे, एनर्जी लेवल मेंटेन होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्योंकि हम इस लत में लग चुके हैं, हम डोपामिन को इतना हाई कर चुके हैं, तो जो फ्री टाइम में हमारा इंटरेक्शंस, ऐसे काम जहां हमारा सीरोटोनिन हाई होता था, वो ग्रेजुअल बेसिस पे कम होता जा रहा है। तो डिजिटल एरा में लोग ज्यादा डिप्रेशन की तरफ इस वजह से जा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? अब इस चीज को रिवर्स कैसे करें, ये मेन प्रॉब्लम है। रिवर्स करने के लिए अगर हम ये बोलें कि हम फोन छोड़ देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत काम के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, और हम रील्स नहीं देखेंगे तो हम रील्स में भी बहुत कुछ ट्रेंडिंग होता है और उन ट्रेंडिंग की तरफ आपको चलना भी पड़ता है। राइट। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स, ठीक, हम उससे डोपामिन को तो रिलीज करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें लगाम जरूर लगा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता का पहला पेज का फोटो देखो, उसमें एक्चुअली है क्या, 5 घोड़े हैं, उनका लगाम जो है एक रथ है, लगाम से कृष्ण के हाथ पे है, पीछे बैठे हुए अर्जुन है। ये तो रणभूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध से ठीक पहले वाला समय, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता और उसके जीवन का सार समझा रहे थे, उस पल का एक फोटो है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि केवल एक फोटो है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, श्रीमद् भागवत has been coded into 18 parts and only eligible soul can decode it, right? ये जो इस फोटो का जो डिकोडिंग है, लेवल 1 डिकोडिंग, वो क्या है? ये जो 5 घोड़े हैं, घोड़ा क्या है? they will run, right, without directions. लगाम है, 5 beakers of our exactly, लगाम है तो डायरेक्शन है, लगाम नहीं है तो they will run, right? Arjun is the self, Arjun is the self, aham, right? The Rath is the body, and the Krishna is your Viveka, who is controlling. जब अपने ही मन में हमारे ये जो पंच विकार के घोड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी जितने भी विकार हैं, मद मात्सल्य, उसको हम नहीं कंट्रोल करते हैं। हमारे पास विवेक का शक्ति है, हम उस विवेक से डिसाइड करते हैं। सपोज रोड से जा रहे हैं और हमारे पास यहाँ मुझे 5 लाख रुपए गिरा हुआ मिल गया, लोभ वाला पार्ट विल से टेक द मनी, एंड द विवेक विल सी, हो सकता है कि बहुत जरूरतमंद इंसान का पैसा हो सकता है ये 5 लाख रुपए है जिनका है, इस रुपए से उनका जिंदगी बदल सकता है। इफ आई टेक इट, so somebody else will suffer, right? So better let me try to hand it over to the person जिसका ये है,
दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ विवेक, राइट? नाउ इस पूरे फोटो में यही है कि अगर हम अपने इन 5 घोड़ों का जो लगाम है वो अगर हमें अपने विवेक को सौंप दिए, विवेक से पूछ के हम उन चीजों को करने लगे, तो वो चीज एकदम वो रथ नॉर्मल लाइन पे चलता है। प्रॉब्लम आज के जमाने में ये है कि विवेक का पावर धीरे धीरे कम और मन का पावर बहुत ऊपर उठ चुका है। अब हम विवेक से नहीं, कृष्णा से नहीं, इस रथ और उन घोड़ों से चलते हैं, क्योंकि लगाम खींचने वाला कोई नहीं, वो जिधर हमें ले चले हम उस तरफ जा रहे हैं, राइट? इस वाले कंडीशन में जब हम डिजिटल एरा में एडिक्टेड हो चुके हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ है जिसमें हम इस डिजिटल एरा में एक फॉल्सहुड में जी रहे हैं जीवन। इसमें सबसे पहले हमें रोकना है अपने आप को, एक पल पॉज लगाना है और अपने आप से पूछना है कि हम कर क्या रहे हैं। द मोमेंट हम ये सवाल पूछ रहे हैं ना, हम कृष्ण को वापस वो लगाम दे रहे हैं, हमारा विवेक को दोबारा हम स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं, राइट? हमें ये भी पता है कि बिना उन सब चीज़ों का हम जी नहीं सकते, लेकिन उनमें लगाम खींचना, टाइम लिमिट लगाना भी ज़रूरी है। इसी वजह से यूट्यूब में अब आपके पास टाइम आता है कि आप अगर आप उस इतना ही टाइम सेट करो स्क्रीन टाइम ऑफ यूट्यूब, आप इतना ही देर यूट्यूब देख सकते हो, उसके बाद वो लॉक्ड। एक ऐप जो बाहर का है, यूएस का है, उसने तक इस चीज को समझ गया, इसलिए तो उन्होंने ये फीचर डाला। ये तो फीचर ही नहीं होता ना, मतलब देयर आर थाउजेंड्स एंड करोड्स हु आर एडिक्टेड इनटू इट, ठीक है? सो वी हैव टू जस्ट पॉज फॉर अ डे। इफ वी आर फीलिंग इट इज अफेक्टिंग आवर डेली लाइफ, वी हैव टू पॉज एंड देन वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि सच में मैं करना चाहता हूँ? ये पहला सवाल है। अगर अंदर से आवाज आया हाँ इट इज द हाई टाइम, आई नीड टू स्टॉप, द सेकेंड पॉइंट इज लिमिट अ टाइम, क्योंकि आप चाहोगे तो भी आप खुद को रोक नहीं पाओगे। अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी डोपामिन के कंट्रोल में हो। इनिशियल कुछ दिन आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए होगा, अच्छा, राइट? तो सेट अ टाइम, जिस टाइम के बाद ऑटो लॉक हो जाएगा। लोग यहाँ तक भी कर लेते हैं लेकिन स्टिल वो सक्सेस नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये ऑटो लॉक जब हो जाता है ना, फिर उनके जिंदगी में आता है एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड। अब इसे जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, इस एम्प्टीनेस और वॉइड को ना, ये वॉइड और एम्प्टीनेस आपको दोबारा पुश करेगा वहां पहुंचने के लिए। तो द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू एड ऑन समथिंग इजी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी, ठीक? इजी दैट यू एंजॉय। अभी इजी क्यों? सपोज आपको पेंटिंग करने में अच्छा लगता है, आप यहाँ अगर पेंट करना शुरू कर दिया तो आपको वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो इजी नहीं है। अब मेरा पॉइंट समझो, आप 2 महीने बाद वहां तक भी पहुंच सकते हो कि ह्यूमन माइंड में इतना कैपेसिटी है कि वो कुछ भी चाहे वो अचीव कर सकता है लाइफ में। तो द सेकेंड पॉइंट इज समथिंग इजी दैट यू एंजॉय। यू हैव टू रिप्लेस दिस वॉइड ऑल अराउंड यू विद दैट। हो सकता है आप अपने बेबी के साथ 2 मिनट समय बिताने में आपको अच्छा लगता है, आपके पास डॉग है, आपके डॉग के साथ थोड़ा देर बैठने में आपको मजा आता है। एनीथिंग दैट इज इजी, अब दैट इज नॉट डिजिटल एंड यू लिटरली एंजॉय दैट। वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा और हमें हर किसी को पता है कि क्या मुझे मजा आता है करने में। इजी वाला पार्ट हमें इस वर्ड में लाना है। आप मेरा बात समझे? जो हमने टाइम लिमिट डाला, अगर पहले मैं 4 घंटा करता था और पहले दिन मैंने उसे आधा घंटा कर दिया, अगेन देयर विल बी वॉइड, क्योंकि इस वाले चीज को तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं 1 घंटा कर लूंगा। तो दैट रिडक्शन इन टाइम शुड बी ऑल्सो ग्रेजुअल। मतलब इफ यू ट्राई कि आई विल स्टॉप इट एट वंस, यू आर डूइंग समथिंग कि आप 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे और एक रिबाउंड फिनोमेनन आ जाएगा। ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। तो दिस इज अ ग्रेजुअल स्टेप, बट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। योर स्ट्रेंथ ऑफ विवेका इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये करना है, आई हैव टू रिप्लेस इट, ओके? एंड जैसे अब 1 महीना हो गया, आई एम इनटू इट, ग्रेजुअली मैंने वो टाइम उस लेवल तक पहुंचा दिया जो मेरा टारगेट टाइम है। जैसे सपोज मुझे इंस्टा चलाना है, मैंने दिया 30 मिनट्स टू इंस्टा, मैंने दिया 1 आवर टू यूट्यूब, मैंने स्नैपचैट को इतना दिया। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो कि मैं इतना उस लेवल तक ग्रेजुअली करते करते 2 महीने में मैं पहुंच गया। नाउ यू ऑल्सो वांट टू इनकलकेट सम ओल्ड गुड हैबिट्स जो आपसे छूट गए थे। अब ये जो स्पेस है ना जिसे आप एंजॉय कर रहे हो, इसमें ग्रेजुअली उन चीजों को एड ऑन करते रहो। अब सिर्फ अगर मैं एड ऑन करूंगा तो भी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एडिक्टेड वेन है। मैं यहाँ डिटॉक्स का कंसेप्ट ही नहीं ला रहा हूँ। डोपामिन डिटॉक्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। मैं जो बोल रहा हूँ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन।
अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मुझे पहले पेंटिंग करने में मजा आता था, मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूं और मैं सिर्फ पेंटिंग करता रहूं एक के बाद एक, मुझे यकीन मजा नहीं आएगा. नाउ आई नीड एप्रिसिएशन. द थर्ड पॉइंट इज एप्रिसिएशन. मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिसके वजह से मुझे एप्रिसिएशन मिले. अच्छा. अगर मुझे एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया तो मुझे अब उसमें मजा आना शुरू होगा. ओके. दिस इज अ ह्यूमन माइंड एंड टेंडेंसीज, राइट? तो अब मैं अगर पेंटिंग कर रहा हूँ, एक छोटा पेंटिंग करूँ और मैं किसी को लाके दिखा सकता हूँ, किसी प्लेटफॉर्म में उसे रखा सकता हूँ जहां से मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिले. अच्छा. इवन मनी इज अ सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, हाँ. राइट? आप अगर ऐसा कुछ बना रहे हो और उसको बेच के आपको कुछ पैसे मिले ना, दैट इज ऑल्सो मोटिवेटिंग. लेकिन आजकल के ज़माने में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसको तो उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, वरना ये नाइटी बॉडी वाला वीडियो इतना क्रिंज कंटेंट वो वायरल नहीं होते ना, तो उस जगह को कैसे बैलेंस करें? देखो, आजकल के ज़माने में ऑनलाइन, दैट इज अगेन द वायरल पोर्शन दैट यू हैव सेड, इट इज अगेन एन सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एप्रिसिएशन उन चीज़ों का होगा जो एंटरटेनिंग होंगे, क्योंकि एक एडिक्टेड बंदा आपके कंटेंट को देख रहा है. आपको समझना होगा, एक डोपामिन से एडिक्टेड बंदा आपके कंटेंट को देख रहा है. आप जितना उसका डोपामिन रिलीज करा पाओगे, आपका कंटेंट उतना ही चलेगा. आप बैठ के जो पॉडकास्ट करोगे ना, वो डोपामिन रिलीज नहीं करा रहा है, नहीं. तो वो वायरल कंटेंट की तरह वायरल नहीं होगा, राइट. बिकॉज आपके कंटेंट को देखने वाले जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो क्वेस्ट से बैठते, राइट? और वो ऐसे बंदे हैं जो एडिक्टेड बैठते. हाँ जी. ठीक. अब एडिक्टेड इंसान जितना दारू पी सकता है, आपका एक दिन का लिमिट आप समझ रहे हो ना, तो वही चीज होता है. लेकिन ये जो मैं एप्रिसिएशन का बात कर रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन एप्रिसिएशन में अगर आप फंस जाओगे तो दो बार आप ऑनलाइन में फंस जाओगे. ये एप्रिसिएशन शुड बी ऑफलाइन. ये एप्रिसिएशन शुड बी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. आप बात समझ रहे हो कि आप गाना गाते हो, आप ऐसे दो जगह अगर एक प्रोग्राम करके आ सकते, मतलब देयर इज, वो आपको ही पता है कि आपको किस चीज में मजा आता है और उस फील्ड का एप्रिसिएशन पॉइंट क्या है. कुछ आप ऐसे बनाते हो जो आप बेच सकते हो, सपोज, है ना, तो आप वो कर सकते हो. जब आप बेचोगे आपको पैसे मिलेंगे. अगेन मनी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कोई आपको तारीफ कर रहा है, दैट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. योर प्रोडक्ट दैट यू हैव मेड इज हेल्पिंग समबडी अराउंड, that is again a source of motivation. Yeah, social recognition आपको मिला, again that is a source of motivation and appreciation. तो the third step is motivation and appreciation. ये आपको अगला inculcate करना है. यहाँ तक भी आप पहुंच गए और 6 महीना हो गया, फिर आप दोबारा वहां आ सकते हो. तो जब fourth point is maintaining it. विवेक का शक्ति, और वो सिर्फ आध्यात्म से, अपने आप से जुड़ के, अपने आप से बात करके, कुछ देर मेडिटेट करके हो सकता है. एक पल का बात नहीं. इवन सदगुरु का द मिरेकल्स ऑफ माइंड जो ऐप है, उसमें 7 मिनट के है कमेंट्रीज हैं. ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो कमेंट्रीज हैं, वीके शिवानी दीदी के, उषा दीदी के. आर्ट ऑफ लिविंग में अगर आप जाओ, गुरुदेव के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्रीज हैं. ऋषि नित्य प्रज्ञा जी के धर्मा के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सीरीज हैं, है ना. आप अगर साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग पे आओ, कृपा, आप बहुत डेप्थ में जा सकते हो. अगर आपको वेदांत के ऊपर थोड़ा सा होल्ड चाहिए तो आप रामकृष्ण मिशन के जो यूएसए वाला चैनल है ना, उस पे जा सकते हो. उसमें जो ऋषि जी हैं, दे आर स्पीक वेरी गुड ऑन दिग्दश विवेका, ऑन पंचादशी, विवेक चूड़ामणि. इतने अच्छे कमेंट्रीज हैं that you can learn. Again, this all what I'm saying is a digital platform that we have restricted. Right? Now shifting the content from a dopamine releasing content to a enriching content भी जरूरी है. वो आता है 5th step. Okay. मतलब उस स्टेप तक तो मैं वही चीज देख रहा हूँ ना जो डोपामिन जा रहा है. राइट. अगर आप ये शिफ्ट कर लिए तो आपके लिए क्या फायदा है? आपके लिए ये फायदा है कि आप कंसंट्रेट बहुत अच्छा कर पाओगे. आपका जो एफिकेसी है वो बहुत हाई हो जाएगा. आप पैसे अच्छा कमा पाओगे, आप रिश्ते अच्छे निभा पाओगे, बच्चों को परवरिश अच्छा दे पाओगे, माँ बाप का ख्याल रख सकते हो, अपने दोस्तों का ख्याल रख सकते हो, और आप जैसे हो एक ह्यूमन, एक इंसान, आप बहुत अच्छा एक इंसान बन सकते हो और जीवन नहीं तो इन द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल बी लाइंग इन द आईसीयू बेड इन योर लास्ट टाइम, कौन होगा आपके साथ? कुछ डिजिटल कैरेक्टर्स
दैट इज नॉट द ट्रूथ, राइट? सो वी हैव टू मेक अ ह्यूमन इंटरेक्शन, जो शायद अभी भी त्रिपुरा में उतना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है जितना मेट्रोज में है। आप बात समझ रहे हैं? बच्चों को सिर्फ ये बोलना कि दे आर मोबाइल एडिक्टेड, वो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप एडिक्टेड है इसलिए बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं। माँ बाप इतने बिजी हैं आइदर अपने फोन पे कि उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, राइट? तो इसके वजह से बच्चे एडिक्टेड होंगे ना, उसको वो वहां बैठ गया। अब यू थिंक कि जो बच्चा बचपन से एडिक्शन, डोपामिन के एडिक्शन में है, उसे और कोई चीज में मजा ही नहीं आएगा, वो वहीं बैठा रहेगा। आज हम बोले बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी इतना ज्यादा क्यों है, चाइल्डहुड डायबिटीज का इंसिडेंट इतना ज्यादा क्यों है? द रीजन इज ऑल दिस। द रीजन इज अ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, neurochemical hormonal imbalance. There is a gut and brain axis, right? Leptin, ghrelin, there are multiple hormones that are being controlled from the mind, circadian rhythm, ठीक? तो ये सारा कुछ अच्छा, ये तूने disbalance अभी हो जो जाएगा। पॉइंट बताया ना कि टाइम नहीं है, देख आज बात ये है कि अगर हमने किसी के साथ जुड़ना है, फोन कॉल करना है, तो फिर 1 मिनट में वो काम हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अगर कोई एसटीडी कॉल करना था, आईएसडी कॉल करना था, हम लोगों को पब्लिक टेलीफोन बूथ पे जाके वहां से करना पड़ता था, ठीक है? अगर किसी को कोई संदेश भेजना है तो फिर वो 4 सेकंड में हो जाता है, पहले तो 4 दिन लग जाता था, ठीक है? टाइम तो बहुत शॉर्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। ये टाइम जा कहाँ रहा है? एग्जैक्टली, ये टाइम 3-4 पॉइंट से उस टाइम नहीं मिलने पे, पहले हम एकदम पहले से शुरुआत करते हैं। जब हम सब साथ रहते थे तो काम बट जाता था। आप खाना बनाओगे तो आपके कोई घर बर्तन पे कर कोई लेगा, और कोई बर्तन कर काम ले रहा है, लेगा, कोई हाँ। सब्जी काट के दे रहा है। आज जब आप अकेले हो, आपको सब कुछ आपको खुद को करना पड़ रहा है। आपके बच्चे, पहले सिर्फ माँ बाप को नहीं देखना पड़ता था, पूरा फैमिली देखते थे, राइट? आज आपके पूरे बच्चे का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। वर्क प्रेशर, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर आया है, पहले एक इंसान जितना काम करता था ना, आज एज दे आर पेइंग द मनी, दे आर फोर्सिंग यू टू वर्क मोर, राइट? ओके? इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है ऑफिस में कि द मोमेंट यू आर इन होम, आप ऑलरेडी मेंटल फैटिग में होते हो। अब सोचो, यहीं अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली की जगह एक जॉइंट फैमिली में होते, यू आर ऑलरेडी इन अ मेंटल फैटिग, आप घर आए हो, अब आके आपको रात का खाना भी तो बनाना है, आप मेड रख सकते हो, ठीक? लेकिन मतलब अगर जो आप फैसिलिटी मुझे जॉइंट फैमिली में मिल रहा है वो अब मैं वही पैसे से मैं पैसों से खरीद रहा हूँ, लेकिन पैसों से खरीदने में प्रॉब्लम आ रहा है कि वो फैसिलिटीज तो मिल रहे हैं, उसके साथ वो इमोशंस नहीं मिल रहे हैं। इमोशंस नहीं है, राइट? राइट? पहली बार जब मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लॉन्ग बैक इन 2008 आई थिंक, पहली बार मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जाना, तो एक चीज समझा कि जिस इमोशन से आप खाना बनाते हो ना, पहले के जमाने में आपको पता है कि हमारे दादाजी और वो बाहर के कुछ नहीं खाते थे और किसी और के हाथ के भी नहीं खाते थे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जिस इमोशन और एनर्जी से आप खाना बना रहे हो ना, खाना ऑल्सो अब्सॉर्ब इट। अब ये चीज अगेन सब बोलेंगे सुपरस्टिशन एंड दिस एंड दैट, वो अलग पार्ट है। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करना, एक दिन आप फुल मस्त से अपने पॉजिटिव वाइब्स के टॉप में रहते हुए एक खाना बनाना, आप उस खाने को खाना और पूरा दिन अपने एनर्जी लेवल को देखना। एक दूसरे दिन बहुत गुस्सा, निगेटिविटी, मारपीट का मूवी देखते हुए आप खाना बनाना और आप उस खाने को खाना, आप पूरा दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना। जब आपके बेसिक फीलिंग्स में आप जब उसको अनुभूति में आपको वो डिफरेंस मिलेगा ना, अब जब उसको एक्सपीरियंस करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, राइट? तब अब एक मेड जब खाना बना रहा है ना, मेड खाना आपको खिलाने के लिए नहीं बना रहा, मेड पैसे के लिए आपको खाना बना रहा है, एक बिजनेस प्रोसीजर है, उसमें ना ही इमोशंस है, उसमें ना ही कोई टच है। लेकिन आप जब आपके बच्चे के लिए खाना बनाते हो ना, आप एक एक चीज का ध्यान रखते हो। एग्जैक्टली मगर अगर हम 4-5 दिन के लिए बाहर जाते हैं ना, तो हमें रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन फिर भी हम जब बाहर जाते हैं तो घर में आके मम्मी के हाथ में बनाए हुए दाल चावल ही याद रहता है। मैं कब घर जाऊंगा जाके वो मुझे खिलने मतलब खाने को मिलेगा। एग्जैक्टली, तो ये चीज ऐसा ही है इस चीज में। अब जब आप ये जो टाइम नहीं मिल रहा जॉब में, तो इसके ये 3-4 पॉइंट्स है। अब आप डेली बेसिस में जब वो मेड आपको खाना बना के दे रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके जब खाना खाए जा रहे हो, तो आप ग्रेजुअली वो इमोशन लेसनेस आपके अंदर इनकलकेट कर रहे हो, ओके? वो ग्रेजुअल बेसिस पे जमा होता जा रहा है। ये क्या रिजल्ट करता है पता है? कि
अगर हमें इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है ना, हमका धीरज जो है ना, जो पेशेंस लेवल है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता रहता है और बहुत फ्रीक्वेंट आप आउटब्रस्ट करते हो। राइट। आप देखोगे आजकल के घर में ना, जितना फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे चीजों पे झगड़े हो रहे हैं वो पहले नहीं होते थे। जित रेट्स आज डिवोर्स हो रहा है वो पहले नहीं होते थे, राइट। और उन सबको अगर हमें एड्रेस करना है तो हमें बहुत सारे चीजें हैं जहां हमें अपने लाइफ में एड्रेस करना होगा। अगर हम सिर्फ ये बोलें कि सोसाइटी के लिए अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, फेसबुक के लिए या कोई सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, किसी और चीज के लिए हो रहा है, नहीं, हमें रुकना होगा, एक पल अपने आप को देना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा और हमें अपने ही जिंदगी को रिस्ट्रक्चर करना होगा। जिम्मेवार हम खुद हैं। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाइम नहीं है। ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर है, आई कैन एग्री। वो एक लोग के सैलरी से 5 लोगों का काम करवाएंगे क्योंकि वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, लोग खाली बैठे हैं, लोग भी जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक, वो मैं मानता हूँ सबके लिए है, लेकिन उसके बीच में भी अपने आप को सही रखने का जो जिम्मेवारी है वो हमें ही तो लेना होगा। इफ वी एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड विल कम फॉर हेल्प, ऐसा नहीं है। तो हमें अच्छा रखने के लिए हमें अपने सोशल टाइमिंग को, स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है, छोटे छोटे चीजें जो हम एंजॉय करते हैं उसको देखना है और इंटरेक्शंस को हमें बढ़ाना है, ह्यूमन इंटरेक्शंस को। अभी अगर आपको मैं ये पूछूं कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत कॉमन चीज हो गया है, के ऊपर आपका क्या राय है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेंटल हेल्थ के लिए। इवन ओपीडी में साइकेट्रिस्ट के पास तो है ही है, बीइंग एन फिजिशियन, हमारे मेडिसिन के ओपीडी में आजकल बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके कंप्लेंट्स इतना वेग होते हैं और इवैल्यूएशन पे प्रॉपर जब हम पेशेंट को देखते हैं तो अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि समवेयर आवर पेशेंट्स आर डिप्रेस्ड। तो उसको जब हम बैक ट्रेसिंग करते हैं तो इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन इतना स्पीड पकड़ चुका है स्पेसिफिकली मेट्रोज पे, टायर ए टायर बी सिटीज में, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स में, जो आजकल इवन जैसे मुझे मेडिसिन का डेटाज हैं, मेडिसिन में जो पीजीज हैं, पीजीज में सबसे ज्यादा रेट्स ऑफ सुसाइड्स हैं। हर तीसरे दिन आपको एक सुसाइड का वो मिलेगा क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, कोई इस बात पे बात नहीं करता। कोई उस बंदे के ऊपर उसके प्रोफेसर्स के डाले हुए प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करता, ठीक। कोई एक रेसिडेंट के ऊपर कितना लेवल के प्रेशर है, कोई ये नहीं पूछता वो रेसिडेंट कितने दिनों से सोया नहीं है, नहीं पूछा जाता, ठीक। और ये सिस्टम ऐसा ही है कि जूनियर पे सब डाल दो, राइट। और इसमें अगर बात करोगे, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपके पास फेल सब कुछ कहीं और जगह पे है, राइट। तो इन चीजों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ये सब मेडिसिन में नहीं है, हर लेवल पे है। आप एक बैंकर हो, आप देखोगे बैंकिंग में भी इतना प्रेशर डाल दिया जाता है। ये जो चीज पहले 5 लोग करते थे, अब वो चीज 1 लोगों से करवाए जा रहे हैं, ठीक, राइट। तो जब इतना प्रेशर आता है तो डेफिनेटली आपके कामों में गलती क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। जब आपके कामों में गलतियां मिल रही होते हैं तो दुनिया आपको अप्रिशिएट नहीं, आपको डिप्रिशिएट करती है। आपको ये सुनाते हैं, कभी डांट मिलता है, कभी, और जब ये रेगुलर प्रोसेस में होते लगता है ना, सेल्फ स्टीम बंदे का डाउन होता जाता है। कोई तो मोटिवेट करने वाला है नहीं, राइट। ये जमाने में शेयर करने वाला भी नहीं है, दोस्त भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि दोस्त जब बनाने का समय था तब तो फोन पे लगा हुआ था, तो शेयर करने के लिए कोई नहीं। खुद ही खुद जितना मोटिवेट कर पाया, एक दिन आता है ऐसा इंसान अंदर से कुचल जाता है, वहां से वो उस चीज को विशियस साइकिल में बनाता जाता है और डिप्रेशन का जन्म हो जाता है, ठीक। डिप्रेशन बहुत तरीके के हैं मेडिकल, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेडिकल डिप्रेशन, मतलब बहुत रीजन से हो सकता है। कुछ डिप्रेशंस को हम कुछ ना करके सिर्फ टाइम देकर हील कर सकते हैं, कहीं हमें साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ता है, कुछ जगह पे हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ता है, कुछ जगह पे हमें कंबाइंड थेरेपी और एडवांस थेरेपीज की जरूरत पड़ता है, वो अलग चीज है मेडिकल व्यू। लेकिन नॉन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहीं से अप्रिसिएशन नहीं, कहीं से इमोशन को ड्रेन आउट और एक्सप्रेस आउट करने का रास्ता नहीं, और ऊपर से कहीं से अप्रिसिएशन भी नहीं हो रहा है और उल्टा हमें डांट पड़ रहा है, हर चीज का प्रेशर डाल रहा है और टाइम लिमिट दिया जा रहा है कि इस टाइम के अंदर करना है, वहां से एंजाइटी, वहां से कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, बॉडी एंजाइटी पैल्पिटेशंस में आता है। और ये जब रिपीटेड बेसिस में होता रहता है ना, धीरे धीरे बॉडी को इस चीज का आदत पड़ जाता है और बॉडी
कंटिन्यूअसली एक एंजाइटी स्टेट में चला जाता है। अब छोटे से छोटे चीज होता है, बॉडी वही रिएक्शन देता है, जो बॉडी को आदत पड़ चुका है उस चीज का। जो चीज से शायद आप उतना रिएक्ट नहीं करते पहले, अब छोटा से भी लाइफ में कोई अनप्लान्ड चीज होता है, आप उसे एंजाइटी की तरफ लेते हो, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी एडजस्टेड है इस चीज में, राइट। और आप आगे बढ़े जाते हो उस चीज से। तो इन सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और वो आवाज उठाना आपको वीक नहीं, आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अगर आज आप आवाज उठाओगे ना, तो आपके पीछे 4 आपके और जूनियर्स इस चीज से बचे रहेंगे, राइट। क्योंकि ये नहीं तो ये डिप्रेशन का जोन चलता जाता है। पहले क्या होता था, पहले डिप्रेस्ड हूं, कुछ करने में मजा आता था, वो चीज कर लेता था तो मजा आ जाता था। अब अगेन डोपामिन एडिक्शन, अब तो मजा आने की चीज भी नहीं रहा ना। पहले पेंटिंग से, गाना गा के, मूवी देख के, कहीं घूमने जाने से, अब उन चीजों से उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रेन भी एडिक्टेड है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस कंप्लीट हो गया, खाना खाए जा रहे हैं क्योंकि गट ब्रेन एक्सेस वो हो गया, ओबेसिटी आ गया, फिर ग्रेजुअली बॉडी में बीमारियां दस्तक डालती हैं, क्योंकि बॉडी कितना स्ट्रेस लेगा, राइट। ये और अपने सेल्फ स्टीम को डाउन जाता है, और चीजें बिगड़ती जाती है, और एक ह्यूज स्टेट डिप्रेस्ड, और कुछ तो इवन सुसाइड के रास्ते पे चले जाते हैं। तो इस एक जगह पे, क्योंकि हम सुसाइड से बात कर रहे हैं या डिप्रेशन का बात कर रहे हैं ना, निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस बैंगलोर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है, इसको हम टेलीमानस बोलते हैं, राइट। टेलीमानस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो 24/7 एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर अवेलेबल होते हैं। क्योंकि आपके पास अभी दोस्त नहीं है, क्योंकि आपके पास गाइड करने का कोई है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा जगह पे आज आप हो तो कोई रास्ता नहीं है, दोस्त नहीं, हम बना लेंगे, लेकिन अभी नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर है जो आप स्क्रीन पे दे देना, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दे देंगे टेलीमानस का। 24/7 एक नंबर है, आप जस्ट एक फोन कॉल अवे है वो, आप फोन करो, कोई उधर है आपकी बात को सुनने के लिए, कोई है आपको। तो ये क्या फ्री में उपलब्ध? फ्री ऑफ कॉस्ट, 24/7। निम्हांस जो मेंटल हेल्थ का इंडिया का सबसे हाईएस्ट और पायनिंग सेंटर है ना, उन्होंने स्टार्ट किया है। उनके ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट वहाँ है। दे विल टॉक टू यू, दे विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, जस्ट नॉट अंडरस्टैंड, दे विल हेल्प यू टू सॉल्व इट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट, राइट। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बंदे के फोन में टेलीमानस का नंबर सेव एज अ दोस्त, क्योंकि दोस्त अब है नहीं ना, अब किससे बात करोगे, आप जिससे बात करोगे वो भी जज करने लगेगा, क्योंकि दोस्ती का मतलब ही भूल चुका है ना। उसके पास भी दोस्त नहीं था, इसके पास भी दोस्त नहीं, आप किसी के पास पहुंचे, कुछ बोला, वो जजमेंटल हो जा रहा है। दोस्त बनाएंगे, जब बनाएंगे तो निभाएंगे भी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो अभी टेलीमानस है आपके पास, ऐसा नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में हमारे कोई भी दर्शक अकेले हैं, राइट। तो यू कैन इजीली रीच टेलीमानस, फोन नंबर स्क्रीन पे है, फोन पे बात करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये तूने अभी जो टेलीमानस के बारे में बताया, ये तो यंग जनरेशन के पीपल जो है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर हम माँ बाप के ज़माने की कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि अगर तुझे याद रहेगा कि हमने बहुत दिन पहले ऐसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत भी किया था कि ऐसा कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हम ओपन करेंगे ओल्ड एज पीपल के लिए, कि वो लोग आएंगे तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहेगा कि उनके साथ बैठे सिर्फ बात करेगा, उनके मन में क्या चल रहा है वो सुनेगा। एग्जैक्टली। देखो, इसके लिए ना सबसे पहले ओल्ड एज का जो प्रॉब्लम है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। वो सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड वाला जो न्यू एज का प्रॉब्लम है ना, वो नहीं है, क्योंकि यंग एज के जो लोग हैं वो ह्यूमन इंटरेक्शन खो चुके हैं। वो बिजी रह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं, और टाइम है तो फोन पे टाइम है। तो उन ओल्ड एज के पास जो प्रॉब्लम है ना, वो उसका कारण यही है कि उनके जो यंगर जनरेशंस था उन्हें टाइम नहीं दे रहा है। तो ओल्ड एज के पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एक लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, राइट। आप मेरा बात समझ रहे हैं? और ये अगर लोनलीनेस का प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव ग्रुप से। और सच बताऊं तो मेट्रोज में, टाइप ए सिटीज में ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं। अच्छा। वो शायद टाइप सी, टाइप डी सिटीज में अब तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ऐसे ओल्ड क्लब्स बन रहे हैं जहाँ ओल्ड एज पीपल आ रहे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, कि वो क्लब्स को रन यंगस्टर्स करते हैं।
अच्छा। Youngsters Okay. are making small clubs for old people where above 60 people जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि जब तक उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके चिल्ड्रंस पे टाइम नहीं होगा तो वो लोनली है। हाँ। पेइंग कैपेसिटी सबके पास है। मतलब जब यंगस्टर्स जाते हैं ना, आप पैसा खा नहीं सकते ना, आपको एक ह्यूमन टच चाहिए इन योर एजिंग डेज, राइट, उसे गोल्डन बनाने के लिए। तो आप वहां जाते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो। आप सोचो ना, जैसे मेरे पापा ही हैं, राइट, पापा अगर उनके दोस्तों से मिलते हैं तो कितना खुश रहते हैं। राइट। हाँ। ऐसे ही ओल्ड एज क्लब्स बनाने के कंसेप्ट आने चाहिए, उनके इंटरेक्शंस को बढ़ाने के काम आने चाहिए। ये जो गवर्नमेंट का रूल है 60 के बाद रिटायरमेंट, 60 के बाद हर बंदा ऐसा नहीं होता है कि वो काम नहीं कर सकते, उनको यूज किया जाए, हम और कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसे थॉट प्रोसेस लाके कुछ करेंगे तो उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। जब तक नहीं होता है, कोई हमारे एजेड ऐसे लोग हैं जो घर पे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सोशल नेटवर्क से अपने एज के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और वो खुद एफर्ट डाल के ऐसे प्लान कर सकते हैं चीजें। चलो लेट अस मेक अ ओल्ड एज फोरम और ओल्ड एज क्लब, हम मिलते हैं एक जगह पे, बैठते हैं, जिस रेस्टोरेंट में चलते हैं, ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट करेंगे तो पीपल विल कम एंड ज्वाइन। अब आता है बात उन एज का जहां वो चलने फिरने में उन्हें प्रॉब्लम है। आप मेरा बात समझ रहे हो? वो अकेले जा नहीं सकते, लेकिन अगर वो ऐसे क्लब में धीरे धीरे आते हैं तो द क्लब विल टेक केयर ऑफ देम। मेरे पॉइंट समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कोई भी ऐसा टाइम है जहां पे आप लावारिस हो, आप बेचा रहे हो, नहीं। अगर आप चाहते हो अपने जिंदगी को ठीक रखने के लिए, तो आप किस भी चीजों से कैसे भी करके आपके लाइफ को आप ठीक रख सकते हो। और अपने यंग डेज में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल नॉलेज हो, सो दैट योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि आपके पास पैसा है, अगर दुनिया आपको फेंकेंगे नहीं कि दुनिया को चाहिए वो पैसा, ठीक। तो आपको रिटायरमेंट प्लान ऐसा होगा, अगर आपने ऐसा किया, मैंने सब कुछ अपने साइन करके विल में, ये मेरा बेटे का है, ये मेरा, और अब इन 60s और माई 70s आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, लिटरली स्पीकिंग, बिकॉज आवर जनरेशन इज लूजिंग द टच ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगरतला में हो गया है, लेकिन आप अगर नहीं, मुझे तो लगता है कि इधर भी वो कल्चर में हम ऑलरेडी घुस चुके हैं, क्योंकि मैं जब कई जगह पे जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे सामने आसपास जो लोग हैं ना, वो सिर्फ एआई जनरेटेड या कंप्यूटर जनरेटेड कुछ बंदे हैं मेरे सामने। ये सिर्फ 1% है। 99% लोगों में आज भी इमोशंस हैं, आज भी वो अपनों का ख्याल रखते हैं, आज भी अपनों के साथ रहते हैं, आज भी उन्हें फर्क पड़ता है। जो हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ वो 1% है। और आज का हमारा पॉडकास्ट का जो पर्पस है, उसे 1 से 2 ना होने देने में है। राइट। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन आर टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ youngsters are taking care of their own parents, even they are taking care of their children and themselves also. तो मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि ये जो जनरेशन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन है, स्पेशली द जनरेशन जो 90s से 2000 के बीच में आया है ना, वो जनरेशन ऐसा जनरेशन है, उनने ये शिफ्टिंग देखा है। पोस्ट 2000 they have evolved and they have grown and brought up into a digital era. लेकिन हमारा जो 90s वाला जनरेशन है ना, वो उनके अंदर ह्यूमैनिटी भी है, वो इस एरा को जानते भी हैं, वो डिजिटलाइज्ड भी हैं, उनके अंदर इमोशंस भी हैं, क्योंकि हमने वो सब देखा है, हमने अपने बचपन में खेला है। आज के बच्चे खेलने के लिए जगह कहाँ है, दोस्त कहाँ है? Exactly. लेकिन मुझे अपने बचपन में तो याद है, मुझे मेरे दोस्त थे, मैंने खेला है, मैंने उन सब चीजों को किया है, राइट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। बच्चों में क्या करता है, वीडियो गेम एंड घर के अंदर फ्लैट लाइफ, फ्लैट में अगले साथ वाले फ्लैट में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अगर मैं अपने साथ वाले फ्लैट में एक दिन पहुंच भी जाता हूँ और जाके खुद से पूछ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सामने वाला मुझे क्रीपी समझेगा, राइट। लेकिन अगर मैं एक दोस्ती बना लिया, मेरे लिए तो बेनिफिशियल है वो चीज। हम ये नहीं समझते, हम अपने में रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में ऐसा एक दिन आएगा जहां पैसा और सक्सेस नहीं, लोगों की जरूरत होगा हमें, और वो लोग हमसे छूट रहे हैं। हम ये चीज को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इट इज नॉट मनी, इट इज नॉट सक्सेस, इट इज नॉट द स्टेटस, इट इज नॉट द फेम, बट इट इज अ ह्यूमन टच दैट मेक अस ह्यूमन।
ये तो अभी तुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को शायद समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे अगर तू कोई फ्लैट के अंदर जाएगा, किसी को पूछेगा कि आप कैसे हो भैया, तो वो ऐसा बोलेगा कि मुझे कुछ प्राइवेसी चाहिए, आप ऐसे फ्लैट के अंदर नहीं आ सकते, या फिर बिल्कुल। ऐसा कुछ, ठीक है। बिल्कुल। सभी के क्यों? लाइफ में अभी आप प्राइवेसी आप आप चाहिए। ये बताओ, उस बंदे ने आपको ये क्यों बोला? क्योंकि आप उसके दोस्त नहीं हो। हम्म आप पहले उसके दोस्त बनो, वो खुद आपको बुलाएगा। उसके जीवन में भी तो एक एम्प्टीनेस है, आप उसे भरने की प्रयास तो करो। हम्म आप अपने ईगो को हल्का सा साइड रख के हम्म एक ह्यूमन इंटरेक्शन दे के तो देखो, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के तो देखो। दुनिया ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। वी विल गेट अ रिस्पॉन्स, और जब रिस्पॉन्स होगा और 1 साल बीत जाएगा और 2 फैमिलीज में इतना अच्छे बॉन्डिंग होंगे ना, आपको घर आते हुए मजा आएगा, आपको घर आने में मन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे आपके फैमिली से मिल रहे हो, एक एक्सटेंडेड फैमिली भी है आपका जहां आप मिल सकते हो। ये सिर्फ मैं फ्लैट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस के लिए। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त को इसलिए फोन नहीं करता क्योंकि उसने तो भी तो मुझे फोन नहीं किया। अरे मैं उठा के कर लूं तो चल जाएगा ना। वो भी तो परेशान है जैसे मैं हूं, वो भी तो उस ह्यूमन टच को खो रहा है। तो मुझे मतलब लिटरली मैं बताऊं, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे यूजी लाइफ के जो मेरे 3-4 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं, वो तो आपको पता ही है कि जिस लेवल में वो मेरे से कनेक्टेड है, मतलब दे कैन डू एनीथिंग फॉर मी। यूजी से पहले मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, आज भी कितना अच्छा है। आपके साथ मेरा जो दोस्त है वो कहाँ से शुरुआत हुआ? फेसबुक से। लोग बोलते हैं पीजी में दोस्त नहीं मिलते हैं, कंपटीटर्स मिलते हैं। मुझे परिवार मिला है पीजी में, मतलब ऐसे मेरा मुझे दोस्त मिले हैं जो, जैसे मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो मेरे, मतलब मैं अपना लाइफ माइनस मेरे दोस्त, ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता। मुझे पीजी में भी एक परिवार मिला है पूरा। आप बात समझ रहे हो? मतलब जब मैं परेशान होता हूँ, है ना, मैं पापा जब, डेफिनेटली व्हेन योर पेरेंट्स कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं पापा की रिपोर्ट्स उधर भेजता हूँ, क्योंकि मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो दे आर एनालाइजिंग इन मोर बेटर वे देन मी। मतलब आप डेप्थ समझना चीजों का, मतलब मुझे तो ये चीज ना ज्यादातर लोगों के केस में नहीं है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं अगर ह्यूमन इंटरेक्शन, मेरा टाइम वेस्ट होगा, बहुत लोगों को आज के जनरेशन में। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे सिर्फ वही इंटरेक्शन ऐसा है जो आपको इंसान बना रहा है, बाकी सब कुछ एक दिखावा है। और दिखावे की जिंदगी में तो बहुत कुछ दिखावा है। सच्चा इंसान बनना ही तो चैलेंज है। डोपामिन डिटॉक्स, मतलब ये जो शब्द है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? ट्रेंडिंग क्वेश्चन। डोपामिन डिटॉक्स इज अ टेक्निक, बहुत फैसिनेटिंग है। डोपामिन डिटॉक्स इज अ टेक्निक जहां ये जो हमारे रिसेप्टर्स ऑफ डोपामिन है, जो ग्रेजुअल बेसिस में डोपामिन से डिसेंसिटाइज हो चुके थे, उसे डोपामिन से दोबारा सेंसिटाइज करने का एक टेक्निक है। जो ओवर हाई डोपामिन था उसे कम करने का एक टेक्निक है। डोपामिन डिटॉक्स ये बोलता है कि जिन चीजों से आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, आप फोर्सफुल्ली उन चीजों से दूर हो जाओ। जब आप फोर्सफुल्ली उन चीजों से दूर हो जाओगे, जिन चीजों से मजा आता है, मत करो उस चीजों को कुछ दिनों के लिए। अच्छा, जब कुछ दिन आप उस चीजों को नहीं करोगे तो क्या होगा? आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज नहीं होगा, राइट? डोपामिन जब रिलीज नहीं होगा, रिसेप्टर्स पागल हो जाएंगे डोपामिन को ढूंढने के लिए। अच्छा, बात समझ रहे हो? फिर किसी छोटे काम में भी जब आपको हल्का सा भी डोपामिन रिलीज होगा, आपको उससे बहुत मजा आ रहा होगा। तो डोपामिन डिटॉक्स इज अ टेक्निक in which we resensitize the dopamine receptors to dopamine. जनरली हम वो सब काम कुछ दिन के लिए अवॉइड करते हैं जो हाई डोपामिन रिलीज करते हैं, हमारे बोरिंग हो जाता है लाइफ। लेकिन फिर छोटे छोटे कामों से हम डोपामिन को बहुत ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस मिलवा सकते हैं। एक मॉडर्न डे टर्म है, वेदों में, पुराणों में, मेंटल हेल्थ के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख नहीं है, इस टेक्निक को भी नहीं बताया गया है। ये मॉडर्न डे का मॉडर्न सोल्यूशन है। अल्टीमेट सोल्यूशन तो अपने चित्त को और अपने आप को, अपने विवेक को, दृश्य विवेक का जो बुक है उसमें ये बताया गया है कि दृश्य और दर्शक, अगर आप देख पा रहे हो एक चीज होते हुए तो वो दृश्य है, आप दर्शक हो। और अगर आप दर्शक हो तो आप वो चीज नहीं हो, आप कोई और जो से देख रहे हो, राइट? तो उसमें
वो दर्शक का स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाओ तो ये सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक मॉडर्न डे टेक्निक है डोपामिन डिटॉक्स, जिसमें हम मज़ेदार चीज़ों को, स्क्रोलिंग को, हम फ़ोन को बंद कर देते हैं 7 दिन के लिए, नहीं यूज़ करेंगे। हम कुछ ऐसा खाना छोड़ देते हैं जो खाने में मज़ा आता है। फिर देखते हैं कि दोबारा जब हम छोटे मोटे कामों से हमें मज़ा आने लगता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो जाता है ना कि आप, जैसे आपको पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है, आप डेली पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा खा रहे हो, 10 दिन बाद ना वही पिज़्ज़ा आपको मज़ेदार नहीं लगेगा। हाँ, अगेन डोपामिन, अब डिटॉक्स कर लो उसको, आप 1 महीना मत खाओ पिज़्ज़ा, एंड देन यू विल ईट द पिज़्ज़ा एंड अगेन यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ प्लेजर, राइट? दैट मीन्स डोपामिन को कम करना भी ज़रूरी है। इतना एक्चुअली आज के ज़माने में चीज़ें इतनी ईजी हो गया ना डोपामिन को रिलीज करने के लिए, हम करे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, करे जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके इफेक्ट्स कितने हैं। इवन लॉन्ग टर्म में डिजीज लाइक डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, इवन पार्किंसनिज्म आर रिलेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस। देखा गया है कि दिस सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस रिजल्ट इनटू इंक्रीज प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस. So better to pull down the screen time, better to have a human interaction, better to have good food, better to avoid junk, better to have a lifestyle modification, better to invest in preventing than treating. And we can do it today. We can do it today, and better to inculcate the human attitude in our youngsters. Right? नहीं तो वो fully digitalized robots हो जा रहे हैं। जो यूएस में हम सुनते थे बंदूक लगा गोली मार दिया स्कूल में, वो यहाँ पे भी होना शुरू हो जाएगा। राइट, वी हैव ऑलरेडी हो रहा है ना, कपल हनीमून में गए तो मर्डर कर दिया हस्बैंड को। ये जो जनरेशन है ये शादी से क्यों भाग रहा है, एक सवाल है। फाइनेंशियल, मतलब बहुत कुछ इस जनरेशन को चाहिए। ये जनरेशन कोई फाइनेंस लेके इनको समझाता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रेशर तो फाइनेंस का है। जॉब नहीं मिल रहा है, लाइफ सेटल नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? दोज यंगस्टर्स हु आर फाइटिंग डे बाय डे, 90s 80s के जो बॉर्न एंड बॉटअप्स हैं, वो क्या करेंगे? आप मेरे बात समझ रहे हो? दे आर नॉट टॉट, दे आर टॉट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफीज एंड ऑल इन स्कूल, नो सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस इन स्कूल। जिंदगी क्या चाहिए था? डेली बेसिस पे आपको वही फाइनेंस यूज करना था, वो आपके किताबों में नहीं है। आपके लाइफस्टाइल को कैसे रखना है वो आपकी किताबों में नहीं है। राइट, ये सब चीजें इनकलकेट करना चाहिए ना। आज लोग को आप जीडीपी का मतलब बता दो, समझा दो, आधे को जीडीपी का मतलब नहीं समझ में आएगा। लोग शेयर मार्केट में पैसे, ऐसे भी लोग देखे हैं इस जनरेशन, वो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? उनके जिस कंपनी में लगा रहे हैं उस कंपनी का पीवी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, उसके मतलब क्या देख के मैं लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं मतलब। ये कंपनी अच्छा है, लगा दो। अच्छा, ऐसे चीजें नहीं होते। फाइनेंशियल एजुकेशन का म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में लगाए जा रहे हैं। लोग को क्रिप्टो का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। गोल्ड ऊपर उठ गया, वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम है, लोग ने गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दिया। अब वर्ल्ड मार्केट का प्रॉब्लम्स अगर इंप्रूव हो गया तो डेफिनेटली क्रिप्टो उठेगा, गोल्ड गिरेगा। यूएस जीसैक के बारे में कोई बात, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि शायद फाइनेंस के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज होना इस जनरेशन को, उनका 20 to 30% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, इस जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों को कंबाइन करके कुछ करें और इस जनरेशन को डायरेक्शन दिखाए, उनके और 20-30% प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंस अगर ठीक हो ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर इस जनरेशन से हट जाएगा। फिर अदर थिंग्स, हेल्थ, रिलेशन, फैमिलीज, वो सब आएंगे। लेकिन ये दो फैक्टर अगर खत्म हो जाए, ये जो मेंटल हेल्थ वाला प्रॉब्लम है इस यंग जनरेशन का, वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आपके आने वाले पॉडकास्ट में आप डेफिनेटली इस पे काम जरूर करना कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। आज ब्रांड मेकिंग के बारे में कोई बिजनेस भी कर रहा है ना, उसे ब्रांड मेकिंग के बारे में नहीं पता, उसके मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, उसको मार्केट स्टडीज के बारे में नहीं पता, उसके, तो ये सिग्निफिकेंट उसे जानना होगा ना, देन ही कैन वर्क। राइट, कुछ करोगे तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प होगा। आपको क्या लगता है ये काउंसलिंग के लिए जाना, ये सोसाइटी के लिए एक टैबू बन चुका है? कोई हेल्प लेने काउंसलिंग का पास जाए तो दुनिया उसे वीक समझ लेता है, और अपने आप को वीक ना दिखाने के चक्कर में हम वहां जाते नहीं है। लेकिन सच में जो स्ट्रांग होता है ना, वो अपने लिए स्टेप उठा सकता है। सिर्फ एक वीक इंसान अपने लिए स्टेप नहीं उठाता। तो सच में स्ट्रांग वो है जो काउंसलर तक पहुंचे। मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं उस लाइफ में कुछ भी करूं,
कोई क्यों कमेंट करेगा? अगर आपकी जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझसे डे टू डे एक्टिविटी का ये स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा, आप मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऐसे चीजों में जो मुझे पहले इंटरेस्ट दिया करता था, राइट? ऐसे सिचुएशन अगर आपके पास हो तब डेफिनेटली काउंसलर के पास जाओ, आप एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ, जरूरत पे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, लेकिन साथ में एक दोस्त के पास भी जाओ। फ्रेंड इज अ बेस्ट काउंसलर, राइट? दोस्त नहीं है तो पहले साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ, फिर दोस्त बनाओ। दोस्त बनाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना? नाद पे आप दोस्त बना लो सबका, राइट? तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप जाओ, आपके पॉइंट सिग्निफिकेंटली कम होंगे जब आप डिस्कस करोगे ना, आप बोलोगे ना, क्योंकि जब हम टेंशन और प्रेशर में रहते हैं ना, सोल्यूशन हमारे सामने होता है, हम उसे समझ नहीं पाते, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पाते। टैबू तभी तो बनेगा जब हम उस टैबू के पार्ट होंगे। टैबू बने ना बने, अगर हम अपने आप से उसे डिटैच कर दें तो टैबू हमारे लिए है नहीं। तो वी हैव टू गो, वी हैव टू टेक द हेल्प एंड वी हैव टू कीप अस गुड, बिकॉज अगर हम गुड होंगे देन ओनली वी कैन टेक केयर ऑफ अदर्स, राइट? सो डोंट मेक इट अ टैबू. Going to a psychiatrist and a psychologist is as normal as going to a physician for fever. It is not कि आप पागल हो गए हो, कुछ कर गए हो, और स्टिल अगर आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट से, हो सकता है थोड़ा महंगा हो सेशंस, अगर एकदम टॉप क्लास थेरेपिस्ट ले रहे हैं तो हो सकता है इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 to 5000 to 8000 पर आवर के भी रेट है, लेकिन ओके, हेल्प कर सकते हो। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो, टेलीमानस अगेन प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, टॉक टू देम, टेक द हेल्प, आस्क देम कि नेक्स्ट टाइम आप कितने बजे और कब अवेलेबल होंगे, उस टाइम उसी थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हो। अगेन दे ऑल्सो हैव अ रोस्टर, राइट? एनी टाइम रात को 3 बजे आप उठे और आपको अच्छा नहीं लग रहा, उठाओ फोन, बात करो। और किसी को मैं क्यों बोलूं मैंने किसी से बात किया नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली माय लाइफ, राइट? माय वे। आपको ठीक रखना है आपके अपनों के लिए, ये कर दोगे तो बल्ले बल्ले। और कभी डॉक्टर अगर दवाई भी देना, बेझिझक खाओ। दिस मेडिसिन आर हेल्पिंग। ज्यादातर डॉक्टर्स SSRI SNRIs ही देंगे, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग योर सेरोटोनिन लेवल। लोगों को लगता है कि एडिक्टिव है, साइकेट्रिक मेडिकेशन है तो एडिक्शन हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट। योर डॉक्टर्स नो व्हेन टू स्टार्ट द मेडिसिन। ही इज ट्रेन्ड फॉर देम 10 years, राइट? ही नो। ट्रस्ट योर डॉक्टर, नॉट द गूगल। आजकल हम वही करते हैं। एग्जैक्टली। हम सिगरेट पीते हैं तब हम ये नहीं पूछते हैं इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं, एक दवाई का साइड इफेक्ट है कि नहीं, डॉक्टर से पूछते हैं। अरे ही इज ट्रेन्ड, बिलीव हिम। द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिलीविंग हिम ना, आपको खुद फील होगा कि, और जो लोग, ये भी स्टडीज में, जो लोग ज्यादा गूगलिंग करते हैं ना, उनके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते। ये सच है, ये लिटरली सच है। क्योंकि माइंड ना, आपको क्या लगता है कि दवाई आपको हील कर रहा है? इट इज द बॉडी हु हील्स, वी आर जस्ट सपोर्टिंग द बॉडी। तो और द बॉडी आपके माइंड के कंट्रोल में ही है, आपके न्यूरोकेमिकल्स के कंट्रोल में ही है। अगर आप यहाँ से एंडोर्फिन्स रिलीज नहीं करोगे, यहाँ से आप हील होना नहीं चाहोगे ना, दवाई आपको बहुत लेट हील करेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि ओनली इन्फेक्टिव एंड पेन एनेस्थेटिक मेडिकेशंस are two medication that are boon for the modern medicine, and rest all the body heals. आज बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम ना स्टॉप हो गया है कहीं, मतलब मुझे पॉडकास्ट खत्म करना है, इसके बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। और भी 3-4 सवाल है, वो खत्म, मतलब वो कंप्लीट करके हम पॉडकास्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि एकदम एंड मोमेंट पर शायद हम आ चुके हैं। आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ था कि आप बहुत वीक हो गए थे और आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ा, वो पल आपको आपने कैसे हैंडल किया? देखो, मेरे लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है, और मुझे पता है, दर्शकों को पता नहीं है। there was a time from 2008, 9, 10, 11, right? उस टाइम I was depressed, जो भी रीजंस थे। Even it took me 4 years to pass 12th. पहली बार सिंगल डिजिट नंबर थे मेरे 12th में। Second time it was like double digit, like 10, 15, 20. Third time again, and fourth time after giving a compartmental exam, I passed my class 12th exam. Okay, that time I was tremendously depressed, और मैं इतना यंग था कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
डिप्रेशन एक तरीके का बीमारी है, ये मुझे समझ नहीं आया था। समझते समझते भी आपको टाइम लगता है, राइट? इट टुक मी 1 damn year to understand what is happening with me. And then I took help. I took a psychiatrist from Agartala itself. The initial day, मतलब सबसे पहले जिस दिन मेरा एग्जाम था, उस दिन मैं एग्जाम के बीच में इट वाज लाइक कि और मुझसे लिखा ही नहीं जाएगा, अब नहीं। मैं एग्जाम के बीच में उठ के आ गया। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है शांति के साथ। मैं मम्मी को बोला, पापा को बोला कि आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग एंड लेट्स विजिट अ साइकियाट्रिस्ट। इनिशियली आई वाज मतलब मुझे पता नहीं था हुआ क्या है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, अगरतला के जाने माने साइकियाट्रिस्ट है। ही डायग्नोज मी विद डिप्रेशन। उन्होंने सुना, मैंने सब बोला जो भी लग रहा था। ही स्टार्टेड मी विथ मेडिकेशन, राइट? डेफिनेटली SSRIs and SNRI take 4 to 6 week time to work. ये मुझे आज एज ए डॉक्टर पता है, उस टाइम तो आई वॉज अ पेशेंट, मुझे नहीं पता। तो आई वॉज टेकिंग द मेडिकेशन, बस देयर वॉज नो रिलीफ। मतलब मैं तो यही सोचा था ना कि आज पिल खाया तो आज आई विल बी गेटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन माई लाइफ, बट वो मुझे मिला नहीं। आई स्टार्ट शायद इन डॉक्टर से इन डॉक्टर बेटर, ऐसे करते करते मैं निम्हांस पहुंच गया, बैंगलोर। अच्छा। एंड आई गॉट अ साइकियाट्रिस्ट ओवर देयर, गुड साइकोलॉजिस्ट। उनसे बात किया, प्रॉब्लम को समझा। उनने वहाँ से काउंसलिंग सेशन शुरू हुए। CBT, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग्स। आपका डायग्नोसिस, अगर आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो देयर इज डायलेक्ट्रिकल बिहेवियरल थेरेपी, आपको और देयर इज कॉग्निटिव CBT। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी इवन। ओके, साइकोथेरेपी इज क्लिनिकल साइकोथेरेपी इज अ डिफरेंट ब्रांच। आपको अलग से 5, 8, 10 साल पढ़ाई करने के बाद आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनने का मौका मिलता है, राइट? इट इज नो वे डिफरेंट देन अ डॉक्टर। You are also treating a problem on the mind, right? But you have to be passionate about a subject. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया तो साइकोलॉजिस्ट बन गए तो आपके मरीज ठीक नहीं होंगे। You have to know your subject, you have to be like तो there was counseling वहाँ चल रहे थे, तो वहाँ मैं बहुत दिन तो रह नहीं सकता था, तो I came back to here। और उस जमाने में मैं 2009-10 8-9-10 के बात कर रहा हूँ, मतलब आप मान लो ना लगभग 15-20 साल पहले की बात है, राइट? उस जमाने में अगरतला में काउंसलर्स होना बहुत डिफिकल्ट था, ढूंढ के नहीं भी मिल सकता था, राइट? लेकिन थे। प्रॉब्लम इज लाइक कि हमें नहीं पता। वी वेंट टू विद साइकियाट्रिस्ट अगेन। दे हैव सेड कि हाँ, हमने TMC जो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज है अभी, वहाँ पे उस टाइम मैं नाम नहीं ले रहा, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मुझे लगभग 1 साल आई वाज अंडर साइकोथेरेपी, राइट? साइड बाय साइड मेडिकेशंस एंड ऑल, एंड आई वाज आउट ऑफ इट। Right, I passed my 12, I cracked the entrance, I went to, and जब मैं कॉलेज गया, जो डीन थे, he was like saying कि ये जो आपका वो है, आप तो 12 में 4 बार फेल हो चुके हो, अब MBBS कैसे कर लोगे? We don't know, we are afraid कि आप कर भी पाओगे कि नहीं, right? And in the end of the day, जब मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, just not टॉपर from my college, even entire university, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी MGP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, हर बार तो डीन ने एक बार मुझे बुलाया एंड ही सेड जस्ट टेल मी हाउ, मतलब ये शिफ्ट कैसे, मतलब फ्रॉम समबडी जिसको 4 साल लग गए 12th पास करने में, वो आज हर सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल, इवन माई आई एम हैविंग ऑनर्स इन 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट में मुझे यूनिवर्सिटी में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मतलब 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ऑनर्स है, डिस्टिंक्शन है। डीन वाज लाइक कि मुझे ये बताओ कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस रूम में तुम रहते हो, है ना, तुम्हारे जो 2 फ्रेंड्स हैं उनमें भी तुम्हारे रूम में बहुत ज्यादा नशा चलता है, ये चलता है, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तो हाउ, फ्रॉम वेयर तुम्हारे पास ये स्ट्रेंथ मिला? एंड देन द रिप्लाई वाज लाइक कि हाँ, बिल्कुल मैं भटक गया था, लेकिन अपने आप को जानने के बाद जो ये ताकत मिलता है ना यहाँ, वो ताकत आपको जिंदगी के किसी भी लहर से गुजार सकता है। वो ताकत इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं हमेशा बीच बीच में भी बोला ना, यू हैव टू स्टॉप, you have to talk to yourself here कि चाहिए क्या। वो कनेक्शन है, आपके गुरु के साथ आपका कनेक्शन है, आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो हाँ, अपने पर्सनल लाइफ में मैं काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज एंड साइकेट्रिक मेडिकेशन से गुजरा हुआ हूँ। आई वॉज बीइंग डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन, लकीली दिट हैव नॉट कन्वर्ट इनटू डिस्थाइमिया मोर देन 2 years, लेकिन हाँ, दैट वाज अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड हम उस चीज से निकल गए। एंड आज
पिछले 12-13 साल से मैं कोई दवाई पे नहीं हूँ, काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। अभी लोगों को काउंसलिंग करवाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो जब अगरतला आता है तो बहुत सारे लोगों को वेट करते हैं कि कब जाके उनके साथ मिलूंगा, थोड़ी देर बात कर लूंगा तो फिर मेरा लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। बातों में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जब लोग तेरे साथ बैठते हैं बात करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। एनीवेज, इस बात पे तो एक चीज बताऊंगा कि ये इट्स नॉट मी, इट्स हिम। या मे बी आई एम द वेक्टर, हाँ मीडियम जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मुझे एहसास होता है कि मैं जहां पे भी जाता हूँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जस्ट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। मैं कुछ नहीं करता, पता है मैं कैसे कर सकता हूँ? एम आई द कंट्रोलर? नहीं, आई जस्ट लिसन टू व्हाट दे से, अपने आप को उस प्रॉब्लम में डाल देता हूँ और मैं वहां जो करता वो बकबक कर देता हूँ उसके सामने। ओके, एंड पता नहीं सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इट इज नॉट मी, इट इज हिम हु इज सॉल्विंग इट। मीडियम मुझे बना रहा है, कभी मीडियम आपको बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे, वो है बात बस। आपने आपका मेंटल हेल्थ का टेक केयर करने के लिए क्या क्या अभ्यास करते हो डेली? ये एक ऐसा सवाल है जिसके सीक्रेट्स जिससे आप चिढ़ते हो कि कैमरा में हर बार ये लाइन क्यों, कि ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस डेफिनेटली हैं। देयर आर तांत्रिक वेज, देयर आर स्पिरिचुअल वेज, मेडिटेशन, प्राणायामा, योग, मंत्र, बहुत कुछ है जिससे आप अपने आप को सही रख सकते हो। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अगर मुझे आप बताओ कि क्या क्या वो कर सकता है, सबसे पहले थॉट का जो स्पीड है उसे कम करना। एक के बाद जो आ रहा है ना, हाँ, एक जगह पे शांत होकर कुछ देर बैठा करो। दिस विल गिव अ ब्रेक टू द थॉट, एंड व्हेन देयर इज अ ब्रेक टू द स्पीड ऑफ द थॉट्स ना, यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ अप। इसे ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। लोगों को लगता है मेडिटेशन मुझे आता नहीं, सीखना, कुछ नहीं। वर्तमान में रहना इज मेडिटेशन, अपने आप में रहना इज मेडिटेशन, इस पल को जीना इज मेडिटेशन। कुछ देर आप वहां अगर 10 से 15 मिनट भी आप बैठ गए अपने साथ तो आप शांत हो जाओगे। सेकेंडली, डू थिंग्स दैट यू लव अदर देन स्क्रीन टाइमिंग। हॉबीज हैं, कुछ करने में मजा आता है, खाना बनाने में मजा आता है। थर्ड, डू थिंग्स दैट गिव यू। नहीं, सेकंड पॉइंट पे आप क्या करते हो? देखो, अभी जिंदगी ऐसे जगह से गुजरता है ना कि यू डोंट, आपके पास एक लेवल के बाद ये पसंद और वो नापसंद नहीं रहता। ओके, ठीक है, कि ये करने में मजा आएगा, वो करने में मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मेडिसिन मेरा पैशन है। जब जब मुझे मूड ऑफ होता था, मैं यूजी का बात कर रहा हूँ, यूजी लाइफ में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मैं हैरिसन उठाता था और मैं लाइब्रेरी चला जाता था। ओके, क्योंकि हर मरीज मेरे लिए, आपने बॉक्सी देखा है, वो डिटेक्टिव है, वो कुछ चीजों को सॉल्व करता है ना। हर नया मरीज और उनके सिम्टम्स एक डिटेक्टिव अनसॉल्व पजल है। आपको इस पजल के लास्ट तक जाना है, राइट? मेरा ज्यादातर ऐसा टाइम जब मैं लो होता हूँ ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ, और हॉस्पिटल मुझे कैसे अप कर देता है मुझे पता नहीं होता। मेरे जूनियर्स, ओके, मेरे बैचमेट्स मेरे साथ जब वहां होते हैं ना, और मरीज के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, उसमें मैं ऐसे खो जाता हूँ। क्योंकि सिर्फ उस प्रॉब्लम तक नहीं, उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस, और वो डायग्नोसिस जो मैं बनाया वो हुआ क्यों, वहां तक का जो एक सिलसिला और एक जर्नी है, वो इतने मजेदार है ना। और जब तक एक मरीज का डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं होता ना, मैं उस बेड साइड लीव नहीं करता। वहां लोग हंसते भी हैं कि खड़े होके एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है, लेकिन जैसे खांसी है, अरे खांसी है क्यों, वहां तक तो पहुंचना है। और वो हुआ तो क्यों हुआ, कौन से रिसेप्टर पे स्टिमुलेट हुआ, कौन, मतलब वहां तक पहुंचो ना, आपको एक अद्भुत प्रशांति मिलता है अंदर। ये करता हूँ। भजन, ओके, एक बहुत मस्त चीज है। ठीक, हेडफोन लगाओ, उसको चला दो। उसको एंजॉय करने का 2 मेरे पास तरीके हैं। चुपचाप बैठे रहना और दरवाजा लगा के लाइट ऑफ करके रूम में नाचना। ओके, बहुत अच्छी चीजें होते हैं। तीसरा, स्पिरिचुअल एजुकेशन। आप खोल के बैठ जाओ, आप गहराई को अनुभव करोगे। चौथा, ट्रैवलिंग। मतलब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, है ना। मतलब जब भी मुझे, आपको पता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम लोगों को जलन होता है वो पिक्चर्स देखने के बाद कि आप फिर से वहां चले गए। जागेश्वर में हर तीसरे महीने में जा रहा हूँ, हर उधर जा। तो अब तो मैं डालता नहीं, आप लोगों को जलन होता है तो पिछले 3-4 साल से मैंने फेसबुक में कुछ भी नहीं डाला, इंस्टा में नहीं डाला। तो बहुत घूमता हूँ, घूमने में मजा आता है। खाना,
ये पेट ऐसा ही नहीं है, दो आई हैव टू रिड्यूस इट, आई नो, करेंगे, इस पे भी काम करेंगे। बहुत खाता अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। हुआ है, हो जाने दो बस। बहुत खाता हूँ, बहुत चीज बहुत पसंद है, जो सबसे ज्यादा अनहेल्दी है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज खाता हूँ, लगभग सब कुछ खाता हूँ। मिठाई बहुत पसंद है। मेरा पेट का कारण भी यही है, मिठाई मुझे बहुत पसंद है। अभी जैसे आप अभी देखो, ये लेके बैठा हूँ, इसको जिप को खा रहा हूँ ना, एनर्जी मिल रहा है मुझे। अच्छा, तू एक बार बता दे ऑन स्क्रीन कि ये तेरे कप में आज क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ पानी देता हूँ। ये दिख सकता है क्या? इसमें ना आम पाना है, इतना टेस्टी है ये आम पाना। एक मिनट। मजेदार था। लेकिन हाँ, लोगों को ये भी जानना जरूरी था ना कि जब मैं यहाँ बैठा था तो इसमें सिर्फ पानी ही था। मैंने खुद इसे बोला कि इसके जगह कुछ और ला, इसका वाला कब देखेंगे ना, उसमें पानी ही है। थोड़ी जरूरी था। नाद सच्चाई दिखाता है, ठीक, हमें सच्चाई दिखाना है, तो ये मैं बुलवा के लाया हूँ, क्योंकि मुझे पानी नहीं पीना था, कुछ टेस्टी पीना था। ये अभी भी पानी पी रहा है। तुझे पता है ये नाद जब हमने स्टार्ट किया था तो उस समय नाद का कोई भी रील इतना वायरल नहीं हो रहा था, लोग नहीं देख रहे थे, और मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। हाँ, लेकिन बाद में लोग, अभी जितना भी लोग देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे, मुझे उतना डिप्रेशन नहीं है, मैं बस अपना काम करते जा रहा हूँ। लेकिन वो क्यों नहीं देख रहे उसका जवाब आज मुझे मिल गया है मैं पॉडकास्ट में बैठ के। अब जाते जाते हम एकदम अंतिम समय पे आ चुके हैं पॉडकास्ट का। मेरा जो एडिटर टीम है, जब भी तू बैठता है बात करने के लिए थे, उनको तेरा बात कुछ समझ में नहीं आता है कि शायद किता कोई एडिट करते गए আমরা বুঝে তুমি এটা একবার रिव्यू করে लाओ, ठीक है। कोई भी गेस्ट आके बैठता है तो उनका पॉडकास्ट खत्म होने के बाद वो जब एडिट करता है, मुझे उतना रिव्यू करने की जरूरत नहीं होता है, वो काम कर लेता है। लेकिन जब तू बैठता है तो जॉन तो पहले ही बोलेगा कि शायद अभी रोड़ा तुम्हारे भाड़ाइतेसी एक तो देख कर रिव्यू कर लाओ। इसका कारण क्या हो सकता है, उनको बता दे। आज जो वीडियो है ना, वो वीडियो आप आराम से एडिट कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आज मैंने कोई एटम बम ब्लास्ट ही नहीं किया, राइट। पिछले जो 4 वीडियोस आपने रिलीज किया है ना, उनमें बहुत बार मैंने ऐसे ऐसे एटम बम रिलीज किए हैं। अब उस एटम बम के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना, एक बेस चाहिए, वो मैं बनाता नहीं। मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो इतना जल्दी मैं बना नहीं सकता 1 घंटे में, राइट। अब मुझे कुछ अगर इफ आई वांट टू डिलीवर ऑथेंटिक चीज, ठीक, नाउ आई हैव टू डिलीवर इट इन वे इट इज। अब मैंने वो बेस बनाया नहीं, और जब मैं डिलीवर करता हूँ ना, तो आधा चीज लोगों को भी नहीं समझ आता कि बोलना क्या चाहता है। दैट इज द ओनली रीजन। उनके साथ, आपके एडिटर टीम के साथ ना एक दिन बैठेंगे, गप्पे होगा, उसके बाद से उन्हें सब समझ में आ जाएगा। ওকে, পডকাস্টটা বাংলাতে শুরু হয়েছিল, বাট কথার ফ্লোতে ফ্লোতে সেটা হিন্দিতে কনভার্ট হয়ে গেছে, বিকজ শায়ান সবসময় কথা বলার জন্য হিন্দিটা, মানে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজটা ওর জন্য কমফোর্টেবল। যদিও বাংলাতে যদি কথা বলে একদম পুরো খাস বাংলায় আর কি, মাঝখানে কোনো সিস্টেমের মধ্যে। ক্যালকিশিয়ান না। এনিওয়ে, দর্শক বন্ধুরা, স্টিল আমি কিন্তু ক্যালকিশিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারি, এমন নয় কি আমি পারি না, এমন নয়, বলতে চাই না। এনিওয়ে, দর্শক বন্ধুরা, আমরা বিদায় নিচ্ছি আজকে এখানে এই মুহূর্তে। যারা এখন পর্যন্ত পুরো পডকাস্টটা দেখলেন, অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবেন আজকের পডকাস্টের কোন বিষয়টা আপনাদের সবচাইতে ভালো লাগলো। আমরা চেষ্টা করব আরো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে পডকাস্ট উপস্থিত করতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।